नमस्कार, सिटी लाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो दिन भर की सभी खबरों का पूरा अपडेट इस बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं। 5,967 पदों पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद रोक हटा दी गई है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में सुनवाई करते हुए प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश हैं। साथ ही इसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है, लेकिन शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट यथावत रहेगी। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों को भी छूट मिलेगी। कोर्ट ने साफ किया है कि सभी पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट देना आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन होगा। अब भर्ती प्रक्रिया से रोक हटने के फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इधर दुर्ग के जेवरा सिरसा क्षेत्र में पड़ोसियों की गुंडागर्दी भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद यादव और गोस्वामी परिवार के बीच हुआ, जहां मनोज यादव सुभद्रा गोस्वामी से कार मांगकर ले गया था। कार को खराब हालत में देखकर सुभद्रा ने उससे कार ठीक कराने के लिए कहा, तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। गाली गलौच और झूमाझटकी भी हुई है। मंगलवार को फिर से झगड़ा बढ़ गया और मनोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में तोड़फोड़ की। गोस्वामी परिवार थाने में शिकायत करने पहुंचा तो मनोज यादव ने कार में आग लगा दी और विरोध करने पर सुभद्रा गोस्वामी की बेटी के साथ मारपीट की है। फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 5 संदेहियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बराबर इधर आवाज आया गाड़ी तोड़ने का, तो बाहर आई कौन है क्या तोड़ रहे हैं करके, तो यहाँ से मैं देखी तो पूरा लड़का पूरा पैक था यहाँ। और फिर ना मैं क्या कर रहे हो ऐसा करके बोली, तो मनोज यादव मेरे को ऐसे मारे कि मैं पूरा मेरा सर फट गया, पूरा खून से लथपथ हो गया। फोड़ मेरा दरवाजा पूरा तोड़ फोड़ किया। के बीच में आपस में विवाद हुआ और विवाद होने पे एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की जो गाड़ी थी उसमें आगजनी करने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने उस पर आगजनी कायम करके उसकी जांच चालू कर दी है। आपस में विवाद होने से दोनों पक्षों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी किया जा रहा है और थाने में ले जाके उन सबका भी बयान होना प्रारंभ हो चुका है। तो रायपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का भव्य स्वागत हुआ। यहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो उन्हें भारत में शरण दी जाए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि उन्हें आने दिया जाए और चिन्मय दास प्रभु को वकील दिलवाना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को बीजेपी के समर्थन पर कहा कि जब हम सत्ता नहीं है तो प्रदर्शन की क्या जरूरत। बस्तर में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर शंकराचार्य ने तंज किया, कहा कि इस यात्रा से धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। हम कह रहे हैं कि ना करें यात्रा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबल दौरे पर उन्होंने कहा कि वे किस लिए जा रहे हैं वो पूछना पड़ेगा। क्या केवल राजनीति चमकाना है? देखिए, ये दुर्भाग्य और हम हिंदुओं को इस बारे में बड़ी चिंता है। हमने पहले भी भारत की सरकार से कहा था कि अगर बांग्लादेश से कोई लोग वहाँ से चल करके शरण लेने के लिए आ रहे हैं तो उनको बॉर्डर पर रोका ना जाए, उनको भारत में शरण दी जाए। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई पदयात्रा करे, हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र है, अगर इसको और घोषित कराना चाहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, तो जात पात जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है, यही हम कह रहे हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि इस तरह की अविचारित बात आगे न बढ़ाएं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस लिए जा रहे हैं वहाँ पर? पूछना पड़ेगा ना। जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किस लिए? उद्देश्य क्या है जाने का? केवल राजनीति चमकाना ही तो उद्देश्य है। तो आप जो है मंदिर मस्जिद को राजनीति चमकाने का माध्यम बना रहे हैं। इधर शराब घोटाला केस के आरोपी जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि शराब घोटाला केस के सिलसिले में ईडी और आईटी ने टुटेजा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। लेकिन अप्रैल में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने टुटेजा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद नोटिस देकर पूछताछ के लिए उन्हें मुख्यालय में बुलाया, फिर बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टुटेजा ने इसी मामले को लेकर जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पीएचक्यू में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना जरूरी है। सीएम ने जानकारी दी कि नक्सल हिंसा में शहीद पुलिस वालों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ की और बताया कि लगातार बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ काम हो रहे हैं। इस मौके पर डीजीपी अशोक जुनेजा के साथ पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नया भवन, एक सुसज्जित भवन मिलने से और भी उत्साह होगा हमारी पुलिस को और साइबर ठगी और साइबर अपराध की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने में कहीं न कहीं और भी मजबूती के साथ हमारी पुलिस काम करेगी। डीआरजी कर रहा है, छत्तीसगढ़ के लोकल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की फोर्स कर रही है। ये बहुत गजब काम है। समूचे देश में इस बात की प्रशंसा है और आप भी देख रहे हैं कि नक्सलवाद किस तरह सिमटता जा रहा है। बस्तर उन्नति के मार्ग को प्रशस्त होगा, इसमें कोई संशय मुझे नहीं है। अब मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इन पूरी बातों के साथ जो आज के युग का बड़ा थ्रेट है वो साइबर क्राइम है। रायपुर में साइबर भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पहले की सरकार और इस सरकार में बेहद फर्क है। पिछली सरकार में पुलिस का भाव बदल गया था, हमने घोटालेबाजों को जेल भेजा। उन्होंने कहा कि साय सरकार सुशासन के साथ काम कर रही है, बेसिक पुलिस का कोई तोड़ नहीं है। पूरे प्रदेश में साइबर के थाने खोले जाएंगे। किराएदारों के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया गया है। अब तक पुलिस वालों का बीमा नहीं होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने बैंकों के साथ MOU किया है। इसके बाद पुलिस वालों को बीमा का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्यों की तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के रास्ते पर भी काम करते हैं और सुदर्शन के रास्ते पर भी काम करते हैं। बेसिक पुलिसिंग जो होती है उसकी कोई तोड़ नहीं होती। आदमी बहुत सारे स्मार्टनेस के काम करता है लेकिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। और पूरे प्रदेश में साइबर थाने भी खोले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके निवास पर मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने का औपचारिक न्यौता दिया, जिससे गृह मंत्री शाह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जनता का भरोसा जीता, जिससे नक्सलियों का प्रभाव कमजोर हुआ है। सरकार के प्रयासों से बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत PM आवास योजना के 15,000 मकानों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 5,994 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं। इस साल 2,739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। इधर राजधानी में बुधवार को सेरीखेड़ी स्थित चर्च के पीछे सेवा निकेतन के खेत में बाघ निकलने की खबर से हड़कंप मच गया। चर्च के फादर ने बताया कि उन्हें एक मूक बधिर ने बाघ दिखने की सूचना दी। फादर की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद DFO लोकनाथ पटेल ने बताया कि ये बाघ के पंजे के निशान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। पूरे मामले की पड़ताल के बाद जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले हैं और हंसाने वाले भी हैं। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने मामले की पड़ताल की है। ये आप देखेंगे, ये बड़ा सा यही वो जगह है जिसे बताया जा रहा है कि मूक बधिर बच्ची ने पादरी को बताया कि उसने शेर को देखा था। आपको बता दें लगभग 6 से 7 बजे का समय जो है वो बच्ची बता रही है। जब मॉर्निंग वॉक करने वो
पहुंची थी यहाँ पर और उसे शेर जैसा कोई जीव दिखाई दिया था। असल में वहाँ कुछ ऐसे मार्क दिख रहे हैं, पग मार्क, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं शेर ना आया हो। और हमने खुद IBC की टीम ने जब देखा तो ये वन विभाग वाले तो मार्क देखे नहीं है, लेकिन हमें कुछ मार्क ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए आप देखेंगे ये बड़ा सा पग मार्क है। अब आश्रम में ये भी बताया जा रहा है कि कुत्ता यहाँ पर एक बड़ा सा कुत्ता है, तो कुत्ते के हैं कि जीव जंतु के हैं, तो जांच का विषय। तीसरा आप ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, ये आप हिस्सा देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ये पंजे का निशान है। तो फादर हमारे साथ हैं, केयर टेकर हैं। एक सूचना सर आई थी, किसने दी थी कि जीव जंतु दिखा, और अब क्या स्थिति है उस बारे में, क्या सच्ची है झूठी है, क्या आशंका है? अभी ये पता चला है कि ये कुत्ता का पैर का निशान है करके, और वो लोग जो आए हैं उन लोग भी फैसला किया है और उन लोग भी बताया कि ये कुत्ता का पैर का निशान है। सेरीखेड़ी के सेवा निकेतन में जो बाघ निकलने की अफवाह फैली थी, है जो सूचना बाहर निकल रही है, और जो पंजे के निशान मिल रहे हैं उसके पीछे लक्की, लाली और एक और कुत्ता है, उनकी बड़ी भूमिका है। क्योंकि बता दें कि सेवा निकेतन में 3 बड़े जर्मन शेपर्ड पाले गए हैं। देखिए इनका आकार काफ़ी बड़ा है, लगभग 2.5 फुट के ये लंबे हैं, और इनके पंजे भी काफ़ी बड़े हैं। जो पंजे हमें खेत में दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही होंगे, ये माना जा रहा है। देखिए इन्हीं के पाँव के निशान हैं, जो कि वन विभाग की टीम भी बता रही है। तो अपने आप में एक सनसनी फैल गई थी रायपुर में बाघ निकलने की, जिसे कहीं ना कहीं ब्लैकी, लाली और ब्राउनी के पाँव के निशान इसे अपने आप में खारिज कर रहे हैं। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। इधर इंदौर में आने वाली फिल्म पुष्पा को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह का माहौल है, लेकिन इस फिल्म के लिए एक पुराने कस्तूर टॉकीज को तैयार कर बड़े हादसे को न्योता देने का काम भी किया जा रहा है। दरअसल इंदौर के कस्तूर सिनेमा को फिल्म में दर्शक न मिल पाने के कारण काफी दिनों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिल्म पुष्पा को लेकर फिर से शुरू करने की कोशिश जारी है। खुद नगर निगम ने कस्तूर सिनेमा को नोटिस जारी कर भवन को जर्जर बताया, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार लोग यहां रंगाई पुताई कर फिल्म लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले पर कहा है कि इस मामले पर नोटिस जारी किया गया है, और यदि पाया जाता है भवन खतरनाक है तो इसे हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। जांच में ये पाया गया कि वो जर्जर मकान है, तो जर्जर मकान या जर्जर स्ट्रक्चर का धारा 310 के तहत कार्रवाई होती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उसकी जांच करवा के अगर ये पाया जाएगा कि वो खतरनाक है तो उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो इंदौर की स्वच्छता का डंका पूरे देश में है, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इंदौर निगम मदद ली जा रही है इंदौर नगर निगम से। इसके लिए जल्द ही एक टीम तिरुपति मंदिर भी जाने वाली है, जो वहां की ड्रेनेज व्यवस्था में सहयोग करेगी। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर हर साल होने वाले जल जमाव से परेशान है। इसको सुधारने के लिए इंदौर निगम की टीम तिरुपति बालाजी जाएगी। बता दें कि इंदौर को वाटर प्लस का खिताब मिल चुका है, और साथ ही स्वच्छता में भी 7 बार से इंदौर नंबर 1 पर है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि ये गर्व का विषय है कि देश के दूसरे शहरों के विकास में इंदौर योगदान दे रहा है। इंदौर की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था या क्लीन एयर जो हमारा प्रोग्राम है, ये शहर में दूसरे शहरों के लिए एग्जाम्पल है, और हमारा ये सौभाग्य है कि हमको यदि तिरुमला या तिरुपति भगवान के क्षेत्र की कोई सेवा करने का अवसर किसी भी माध्यम से मिला तो हम बढ़ चढ़कर और पूरे मन से करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक अनोखी पहल की है। जो छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते या फिर पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, शिक्षक अब घर घर जाकर उनका सर्वे कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को परीक्षा की तैयारी और महत्व के प्रति जागरूक करना है। शिक्षक न केवल छात्रों की पढ़ाई का हाल जानेंगे, बल्कि उन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर योजना बनाने के सुझाव भी देंगे। इसके साथ ही परिजनों को यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि उनका प्रोत्साहन और समर्थन छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के लिए बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से परीक्षा परिणाम में सकारात्मक सुधार आएगा और छात्रों को उनकी कमियों को समझने में भी आसानी होगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम लेना है, उसमें 70% कोर्स आएगा, तो उसके लिए हम लोग अब तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को टीचर तैयारी करा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनको फ़ोन करके उनके घर में लेटर भिजवा कर
और कई बार तो टीचर स्वयं या हमारे चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के घर भी जाकर उनको बता रहे हैं कि भाई बहुत ज़रूरी है, बोर्ड का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि उससे उनका भविष्य का सवाल है। इसलिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। तो त्योहार के सीजन को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए पुणे टू दानापुर और दानापुर टू पुणे के मध्य स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जो कि भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। तो त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से बड़ा निर्णय लिया है। पुणे टू दानापुर और दानापुर टू पुणे स्टेशन स्पेशल ट्रेन को अगले दिन 12:25 इटारसी ये पहुंचेगी और तीसरे दिन 4:30 में ये दानापुर स्टेशन पहुंचेगी, यानी कि बदलाव किया गया है। और चूंकि त्योहारी सीजन है और इसी को लेकर रेलवे ने फैसला लिया है। देवेंद्र फडणवीस कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी शामिल होंगे। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस पहले भी महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा। मुंबई जाकर नई सरकार को छत्तीसगढ़ की ओर से बधाई देंगे। उन्होंने बताया कि रात 9 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। बहुत अनुभवी और अच्छे नेता हैं। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हम दोनों उप मुख्यमंत्री, मैं और विजय शर्मा जी शपथ समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल स्थित अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वही बात कही जो मैं सालों से कहता रहा हूं। इसके लिए मैं उपराष्ट्रपति से मिलूंगा और उनसे साधुवाद भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने सरकार और शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। गूगल करके देखो तो भी यही आता है। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री जी, कृपया मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वही बात कही जो हम लगातार कई सालों से कहते आए हैं। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई है तो वो शिवराज सिंह जी चौहान है। उनको अगर गूगल करके देखो तो सबसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन, तो शिवराज जी चौहान साहब का नाम आता है। तो छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर एक और जहां बीजेपी जश्न मना रही है तो कांग्रेस साय सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बुधवार को जगदलपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर साय सरकार को घेरा और धान खरीदी में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। बैज ने कहा कि किसानों के खातों में 3 दिन में पैसे आने चाहिए, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी किसानों के खाते में धान का पैसा नहीं पहुंच रहा। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश की साय सरकार दिल्ली और बिहार से संचालित हो रही है। सरकार के पास किसानों के लिए धान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मंत्री जाके दिल्ली में गिड़गिड़ाते हैं कि हमको 17,500 करोड़ रुपए धान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो इस तरह से कहीं न कहीं किसानों के साथ धान खरीदे ना हो, ये सरकार चाहती, उनका मनसा स्पष्ट रूप से साफ नहीं है। अंबिकापुर नगर निगम ने सामान्य सभा का आयोजन किया। सामान्य सभा इस परिषद की अंतिम सामान्य सभा मानी जा रही है। ऐसे में सामान्य सभा ज्यादा हंगामेदार नहीं रही, लेकिन विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं। विपक्ष ने जहां निगम सरकार के इस 5 साल को बेहद ही निराशापूर्ण बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने यह दावा किया कि सीमित संसाधनों में सभी क्षेत्रों में बेहतर विकास करने की कोशिश की गई। सामान्य सभा में 152% जमीन का मुद्दा भी उठा। साथ ही अमृत मिशन के कार्यों को लेकर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। तो वहीं प्लेसमेंट कर्मचारियों को ठेका पद्धति से हटाकर निगम द्वारा भुगतान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने आगामी चुनाव को लेकर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी।
शहर के विकास के लिए जो मुख्य मुद्दे थे और जो माननीय पार्षदों के द्वारा जो क्वेश्चन लगाए गए थे, मुख्य रूप से पानी सप्लाई, सड़क और जो निर्माण कार्य हैं उसी पे ज्यादा क्वेश्चन थे। और MIC से कुछ सब्जेक्ट आए थे अतिरिक्त विषय में, उसमें इस तरीके से इस बार सभी मुद्दे सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा की। जिन गंभीर विषयों पे यहाँ प्रस्ताव पारित होते हैं उसमें अमल नहीं हो पाता। सबसे बड़ी विडंबना और एक भ्रष्टाचार का जो मामला है वो 1578 लोगों को जो 152% में NOC दे दी गई है। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन अपने नाम करा ली है। जिला प्रशासन इसकी जांच करे। तो छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति बनने के बाद पहली बार राजधानी रायपुर में देश भर के उद्योगपतियों की इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। इस मीट में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ 27 उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को मिला है। नीति आयोग के अधिकारी की मौजूदगी में सीएम साय ने इन उद्योगपतियों को लेटर टू इन्वेस्ट सौंपा और उन्हें प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने का निमंत्रण दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नवा रायपुर मंत्रालय भवन के ठीक सामने देश भर के उद्योगपतियों का ये सम्मेलन छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधों की स्थापना के लिहाज से बेहद अहम है। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति बनने के बाद ये पहली बार है जब 27 औद्योगिक घराने के प्रतिनिधियों ने नवा रायपुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव सरकार को सौंपा है। सरकार की नई उद्योग नीति से उत्साहित कई उद्योगपतियों ने यहाँ उद्योग लगाने की इच्छा भी जाहिर की है। परंपरागत रूप से इस्पात, ऊर्जा, स्टील जैसी इंडस्ट्री के साथ साथ सोलर एनर्जी, पंप स्टोरेज आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र और IT सेक्टर के उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव भी मिले। नवा रायपुर में 1,000 करोड़ के निवेश से बनने वाला AI डाटा बैंक सेंटर भी इसमें शामिल है। वहीं 2 फर्मों ने 2,500 करोड़ निवेश कर प्रदेश में पंप स्टोरेज आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाने का भी प्रस्ताव दिया है। छत्तीसगढ़ में अभी जो नई औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर हमने 2 पंप स्टोरेज परियोजना का प्रस्ताव दिया है। ये 1,000 मेगावाट का रहेगा। एक जिला कबीरधाम में है, कवर्धा जिला के बोडला ब्लॉक में लगेगा पहला। दूसरा बिलासपुर जिले में छतौना में लगेगा। टोटल 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो रोजगार है वो करीब 1,500 से 2,000 लोगों को मिलेगा वहाँ। छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट प्रमोशन को कैसे बढ़ावा मिले, उस पर कुछ चीज़ों पे चर्चा हुई, उस पर कुछ पैनल डिस्कशन हुए और ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि आज इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर्स लगभग 27 उद्योगों को दिए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये 32,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल ग्राउंड पे उतरेगा। 27 उद्योगपतियों के प्रस्ताव से प्रदेश में 17,500 के करीब रोजगार के नए मौके सृजित होंगे। सीएम साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में उद्योगों का अहम योगदान है। उद्योग मंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति बनने से लेकर अब तक हर स्टेप में उद्योगपतियों से राय मशवरा किया गया है। पहला ये इन्वेस्टर मीट कह सकते हैं ये था और इसमें भारी संख्या में हमारे उद्योगपतिगण उपस्थित हुए और आज एक तरह से MOU साइन किए हैं। निश्चित रूप से इसमें उद्योग नीति में भी है कि अधिक से अधिक रोजगार हमारे युवा बेटा बेटियों को मिले। 32,000 करोड़ का हम लोगों को निवेश करने का ऑफर प्राप्त हुआ है, उनको प्रमाण पत्र भी दिए हैं। अब इस तरह से लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा और हम लोग का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगें और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के जो नौजवान हमारे भाई बहन हैं उनको रोजगार का अवसर प्रदान होगा। उद्योगपतियों की इस कार्यशाला को प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति में मिली सहूलियतों से प्रदेश में कई नए उद्योग स्थापित होंगे क्योंकि सरकार ने इसमें आने वाली कई मुश्किलों को दूर कर दिया है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए एक बुलेटिन पूरा अपडेट नवरत्न पाराशर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।